नारायण। तो आज की जो कक्षा है, जो आज का जो कक्षा है उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बिहार का इतिहास में जानने के स्रोत, जिसमें विदेशी यात्री आए, कब आए, किसके शासनकाल में आए और उसकी क्या महत्वपूर्ण उल्लेखनीय तथ्य हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के जेएस दरभंगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए और साथ में फेसबुक पेज दिलखुश कुमार शास्त्री के नाम से है उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, आइए। सबसे पहले मेगास्थनीज आया था भारत में, है ना, और भारत में आया था और हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार की बात करेंगे बिहार में, है ना। तो मेगास्थनीज बिहार में 315 ईसा पूर्व आया था। कब आया था? मेगास्थनीज बिहार में 315 ईसा पूर्व आया था और उस समय बिहार में किसका शासन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज 315 ईसा पूर्व बिहार में आया। ठीक है, इसका मुख्य उल्लेखनीय तथ्य क्या क्या है उसको जानते हैं। तो यह यूनानी शासक, ये जो मेगास्थनीज है वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था। कौन? मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था और इसने तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी उस समय जिसका नाम था इंडिका, और इस इंडिका पुस्तक में तत्कालीन जो मौर्य साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, और पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी उस इंडिका पुस्तक में लिखा और वर्णन किया। मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन जो है किया है किसमें? इंडिका में। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ कहा है, किसने? उस इंडिका पुस्तक में जो है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथ कहा है। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर भारत का सबसे बड़ा नगर था। मेगास्थनीज उस समय कह रहे हैं मेगास्थनीज की पाटलिपुत्र जो नगर है वह भारत का सबसे बड़ा नगर था, है ना। और यह कहां कैसे समझेंगे? तो यह जो है अपनी पुस्तक इंडिका में लिखे हुए है कि पाटलिपुत्र उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 315 ईसा पूर्व के आसपास जो है पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। जो 80 स्टेडिया का मतलब होता है 9.5 मील लंबा, इतना लंबाई था इसका, और 15 स्टेडिया या 1.6/4 अर्थात 2.5 मील चौड़ा था, है ना। तो पाटलिपुत्र का लंबाई और चौड़ाई पूछा जाए किस समय की? चंद्रगुप्त मौर्य काल की, तो 9.5 मील लंबा और 2.5 मील चौड़ा था। ठीक, नगर प्रशासन 30 सदस्यों द्वारा जो 6 समितियों में विभाजित थी। नगर प्रशासन जो थी यहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल में वह 30 सदस्यों द्वारा और जो 6 समितियों में विभाजित थी तथा इसकी देखभाल अरिस्टेनेमई नामक अधिकारी करता था, और इस नगर की देखभाल जो है अरिस्टेनेमी नामक जो अधिकारी करते थे उस समय। किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक, तो मेगास्थनीज के बाद एक और यात्री आए जिसका नाम था डाइमेकस जो है वो 298 से 273 ईसा पूर्व बिहार में आए थे। कब? 298 से 273 ईसा पूर्व बिहार में आए। कौन आए? तो डाइमेकस किसके शासनकाल में? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो है डाइमेकस बिहार में आए। यह भी जो विदेशी यात्री थे डाइमेकस, जो 298 से 373 ईसा पूर्व बिहार में आए। उस समय बिहार में बिंदुसार का शासन चल रहा था। ठीक है, यह जो है हिंद यूनानी शासक एक्टियोकस का दूत था। कौन? तो डाइमेकस जो है हिंदी यूनानी शासक एक्टियोकस का दूत था, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना था। और डाइमेकस को जो मेगास्थनीज का क्या माना जाता था? उत्तराधिकारी माना जाता था। उत्तराधिकारी पूछते हैं इसके जैसे राजा होता है ना,
तो इस राजा के बाद जो राजा बनेगा उसको उत्तराधिकारी बोलते हैं। जो राजा है तो उस राजा के जैसे बड़े वाले पुत्र है ना वही राजा बनेगा, तो वह बड़ा पुत्र जो उनका उत्तराधिकारी हुआ किसका, उस राज सिंहासन का। उसी तरह से मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी डायमेकस को कहा जाता है। ठीक है, और यह डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में बिहार आए थे। कब आए थे, तो 298 से 273 ईसा पूर्व आए थे। ठीक, इसके द्वारा कोई यात्रा वृत्तांत जो है यहाँ छोड़ा नहीं गया। इसके द्वारा डायमेकस द्वारा यहाँ जो है कोई यात्रा वृत्तांत यहाँ नहीं छोड़ा गया, है ना, किंतु पाटलिपुत्र में उसके निवास का प्रमाण मिलता है। लेकिन यहाँ यह जो निवास किए थे, रह रहे थे कौन, डायमेकस, उसका जो सो प्रमाण पाटलिपुत्र में मिलता है। लेकिन कोई इस तरह का जो वृत्तांत यहाँ छोड़ के ये नहीं गए। किसके तरह, मेगास्थनीज तो छोड़ के गए थे लेकिन यह नहीं छोड़े, चाट पूछ के लेके चले गए। ठीक, उसके बाद डायमेकस के बाद आते हैं डायोनिसियस। डायोनिसियस जो है सो 284 से 262 ईसा पूर्व बिहार में आए थे। उस समय बिहार में अशोक का शासनकाल था। तो डायोनिसियस जो है बिहार में कब आए, किसके शासनकाल में आए, तो अशोक के शासनकाल में आए। कब आए, तो इसका कालक्रम है 284 से 262 ईसा पूर्व जो है यहाँ बिहार में आए। यह यूनानी राजदूत था। डायोनिसियस जो था वो भी यूनानी राजदूत था। इसके तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं पर विवरण मिलते हैं। और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं पर विवरण का मतलब हुआ तो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दशा जो अभी की नहीं, किसकी समय की, अशोक की समय की जो सामाजिक आर्थिक दशा थी उसका वर्णन मिलता है। किसके यहाँ, तो डायोनिसियस जो राजदूत, यूनानी राजदूत थे और बिहार भ्रमण पर आए थे, जो उनकी जो दशाओं का विवरण मिलता है। इन्होंने यह विवरण अपने पुस्तकों में लिखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं फाहियान। फाहियान जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बिहार आते हैं और इसके कालक्रम है किस समय आए थे, तो 399 से 411 ईसा ईस्वी में आए थे। 399 से 411 ईस्वी में आए थे। कौन आए थे, फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। यह याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे फाहियान। यह बौद्ध धर्म ग्रंथों को खोजने में भागा था। तो फाहियान जो है ये भी विदेशी यात्री थे और ये जो है सो बौद्ध धर्म थे। यहाँ जो बुद्ध भगवान, बौद्ध धर्म, उस जो उनकी जो ग्रंथ थी उनकी खोज में ये यहाँ आए थे और बहुत सारे ग्रंथों को बटोर करके अर्थात यहाँ से संग्रहित करके, लिख करके, पढ़ करके ले गए थे अपने यहाँ। ये यात्रा वृत्तांत जो फोक्वा की, इसकी यात्रा वृत्तांत क्या है, फोक्वा की। तो मेगास्थनीज की यात्रा वृत्तांत पूछा जाए तो क्या कहेंगे, फोक्वा की, है ना। किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और इसकी कालक्रम पूछा जाए 399 से 411 ईस्वी। ठीक है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, फाहियान के अनुसार बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बटा हुआ था। बौद्ध धर्म जो है सो दो संप्रदायों में बटा हुआ था। किसके अनुसार, फाहियान के अनुसार। और कौन कौन सा था वो संप्रदाय, तो महायान और हीनयान। महायान और हीनयान दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म उस समय बट चुके थे। ठीक है, इसमें दोनों विभाजित हो चुके थे, है ना। इसके बाद वैशाली तथा पाटलिपुत्र की यात्रा की। फाहियान जो है इसके बाद वो जो सारी उनकी धर्म ग्रंथ संग्रहित करने के बाद वैशाली और पाटलिपुत्र की भी यात्रा किया। इसने पाटलिपुत्र, किसने, फाहियान, पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की भव्यता व सुंदरता को दैवीय बताया है। जो पाटलिपुत्र की सुंदरता था, यहाँ की राज व्यवस्था था, वह बहुत ही उत्कृष्ट थी, इसलिए फाहियान ने इसे देवीय बताया। देवीय अर्थात दिव्य है, देवताओं के द्वारा यह बनाया गया है, ऐसा इन्होंने बताया। किसने, फाहियान ने। ठीक है, देखिए आगे क्या कहते हैं। अब है युआन च्वांग। युआन च्वांग को ह्वेनसांग कहते हैं, ह्वेनसांग भी कहते हैं इनको। ह्वेनसांग का ही नाम है युआन च्वांग। और युआन च्वांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, बिहार में आए थे और आने का इसका कालक्रम है, समय है 630 से 643 ईस्वी में, है ना। इसने विभिन्न बौद्ध स्थलों की यात्रा की
और ह्वेन सांग 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसे ह्वेन सांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इनकी जो है जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है सी यू की, है ना। ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के समकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति का वर्णन किया है ना। इसके अनुसार सिंधु का राजा शूद्र था और इसने 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए यात्रा प्रारंभ की थी तथा और इन्होंने वापस कब गए हैं तो 629 ईस्वी में भारत की यात्रा प्रारंभ कर दिया, वहां से चल पड़े और 645 ईस्वी में इन्होंने जैसे वापस लौट गया। ह्वेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, है ना। और उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय को जो कुलपति थे उनका नाम था सिलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे। और इससे बात साफ साफ पता चलता है कि हमारा बिहार, हमारा भारत कितना संपन्न देश था, कितना ज्ञानवान देश था, है ना। इसलिए भारत कहा गया और यहाँ ज्ञान का भंडार था, इसलिए विश्व गुरु कहा जाता था। इनकी भाषा अलग था, हमारी भाषा अलग थी, फिर भी इन्होंने यहाँ अध्ययन किया। वहां पांड्य लिपि का भी शिक्षा दिया जाता था। पांड्य लिपि यहाँ सब संग्रहित था, सब मुगल शासक उसको नष्ट कर दिया, तभी तो पढ़ पाए थे, यहाँ अध्ययन किए थे। इसके बाद आता है इत सिंह जो है सो इनकी किसके शासनकाल में आया था उसका उल्लेख नहीं मिलता है और आने का कार्यक्रम है 673 से 692 ईस्वी। इसमें किसने इत सिंह ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की तथा नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में जो अपनी शिक्षा ग्रहण की। इसके अनुसार उस समय वहां 5000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, कहां, नालंदा में, ठीक है। तो इसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा किया है, किसने, इत सिंह ने, ठीक है। इसके बाद एक यात्री आता है, उसका नाम है हेको जो है बौद्ध भिक्षुक थे और यह दक्षिण कोरिया के थे। तो हेको बौद्ध भिक्षुक जो 724 ईस्वी के आसपास भारत आया था, है ना। सारनाथ, राजगिरी, कुशीनगर तथा बोधगया स्थित 4 जो प्रमुख स्तूप है उनकी यात्रा इन्होंने किया। कोई किसने, हेको ने। और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उनका नाम है पिलिग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने यह इनकी यात्रा वृत्तांत है इनकी, हेको की, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला है धर्मा स्वामीन 13वीं सदी में जो है सो बिहार आया और ये तिब्बती यात्री थे। और किसके शासन में काल में आया यह उल्लेखनीय नहीं है। तिब्बती यात्री से जो 13वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। कौन, धर्मा स्वामी जो है सो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे नालंदा महाविहार में। इसके अनुसार यहाँ यादा कर रहा है, यानी जहां तहां तुर्कों का आक्रमण हो रहा था। इसके समय में जब इन्होंने आया तो उस समय 13वीं शताब्दी में तुर्क का आक्रमण चल रहा था इस देश पर तथा नालंदा महाविहार जो सो सक्रिय अवस्था में थी। इसके बाद आता है मुल्ला तकिया का आने का कालक्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन अकबर के शासनकाल में इन्होंने आया। इसने अकबर के शासनकाल में जौनपुर से लेकर के बंगाल तक की यात्रा जो है सो अपने वृत्तांत में वर्णन किया है। इसके वृत्तांत की मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल कुछ अंश जो है सो उर्दू में अनुवादित है, जिससे पता चलता है कि उत्तरी बिहार की विशेषकर उत्तरी बिहार जो गंगा नदी के उत्तर साइड वाला भाग है उसमें उत्तरी बिहार के दरभंगा जिला का खास, जहां हम के निवासी हम हैं, जहां हमारी कक्षा चलती है, तो हम खासकर दरभंगा जिला का जो है क्षेत्रीय जानकारी मिलता है किसके यात्रा वृत्तांत में, तो मुल्ला तकिया के यात्रा वृत्तांत में, ठीक है। उसके बाद आता है मोहम्मद सादिक ईरानी यात्री थे और इन्होंने 1619 से 20 ईस्वी में अपने पिता के साथ जो है सो पटना आया था, ठीक है। और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में पटना के जो उस समय इसकी जो यात्रा वृत्तांत है सुबह सादिक में पटना के सौंदर्य का विवरण दिया है। जो उस समय पटना के जो सौंदर्य था उसका विवरण इन्होंने अपने वृत्तांत में किया है। तो इसका वृत्तांत क्या है, सुबह सादिक, ठीक है। उसके बाद आता है अब्दुल लतीफ 1600 ईस्वी में आता है अकबर के शासनकाल में। यह 17वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी के लमसम लगभग ईरान से भाग आया था। कहां से, ईरान से। इसने गंगा नदी के जल मार्ग द्वारा आगरा से राजमहल तक का जो सो यात्रा की तथा चौसा, सहसाराम जिसको सासाराम कहते हैं, पटना, मुंगेर और राजमहल का विस्तार से वर्णन किया है।
लेकिन उसका वृत्तांत मिल नहीं रहा, उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ अंश जो है सो अंग्रेजी में अनुवादित है, कुछ अंश, जिस तरह से मोहम्मद सादिक का कुछ अंश क्या कहते हैं, मोहम्मद माफ करेगा, मुल्ला तकिया का कुछ अंश जो है सो अनुवादित उर्दू में मिलता है, उसी तरह से अब्दुल लतीफ का जो है कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित मिलता है। उसके बाद राल्फ चीफ यहाँ आए। राल्फ चीफ 1585 से 91 ईस्वी के में अकबर के शासनकाल में इन्होंने यहाँ आया। मुगल साम्राज्य की यात्रा के दौरान बंगाल जाने के क्रम में बिहार से गुजरा था। इन्होंने जो सो राल्फ चीफ अंग्रेजी यात्री थे, है ना, और मुगल साम्राज्य की यात्रा के दौरान इन्होंने बिहार से होकर के गुजरे थे, है ना। कब? तो 1585 से 91 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में, ठीक है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था ये। राल्फ चीफ जो है जो बिहार आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेजी यात्री थे। इसने पटना के वस्त्र, अफीम, चीनी उद्योग, बाजार, नगर व्यवस्था, निवासियों के, विशेषतः महिलाओं के अधिवास आदि का वर्णन इन्होंने किया है। इसके बाद आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी 1628 से 34 ईस्वी के मध्य शाहजहां के शासनकाल में आते हैं ये, और ब्रिटिश अधिकारी के रूप में यह 1628 से 1634 ईस्वी तक यहाँ जो है सो रहते हैं। यह 1632 ईस्वी में पटना आया था। पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में पटना आया था, और पटना आया तथा यहाँ के नगरवासियों, सामंतों के रहन सहन के बारे में लिखा। यहाँ के जो नगरवासी थे, नगर के लोग थे, उनके रहन सहन थे, उनके बारे में इन्होंने लिखा। इसने मयूरपंखी कविताओं का भी उल्लेख किया, जिसमें 20 से 30 पतवारें होती थी, जिसका उपयोग सैर के लिए किया जाता था, है ना। इसके बाद आते हैं मैनरिक। ये शाहजहां के शासनकाल में आए। यह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना आया। कौन? तो मैनरिक। उसने शहर की आबादी 2 लाख बताई। उस समय पटना शहर की आबादी 2 लाख बताया। पटना को व्यापार के महत्वपूर्ण बताया। इन्होंने बताया कि पटना जो है व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां से सूती वस्त्र निर्यात ईरान और मध्य एशिया में किया जाता था, वहां तक किया जाता था। उसके बाद मनुची जो है सो औरंगजेब के शासनकाल में आया। यह इटली की यात्री था। यह इटली का यात्री था, जिसने शाहजहां के शासन के पश्चात पटना यात्रा की। अपना पुस्तक, एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम था एस्टोरिया डो मोगोल। यानी इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ द मूविंग्स। यहाँ इसमें वाणिज्य व्यापार के बारे में विस्तार से लिखा है। जो पटना के व्यवसायिक व्यवस्था था, वाणिज्य व्यवस्था था, उसको बहुत ही विस्तार तरीका से इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है, एस्टोरिया डो मोगोल, है ना, हिस्ट्री ऑफ द मूवीज। जो किनकी रचना है? तो मनुची की। मनुची एक इटली यात्री थे जो बिहार में आए थे। किसके समय में? तो औरंगजेब के समय में। तो अब जो आने वाला यात्री है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है जो औरंगजेब के समय में यहाँ आते हैं, और यह अंग्रेजी यात्री पेशे से चिकित्सक था। यह जो जॉन मार्शल अंग्रेजी यात्री थे और पेशा इनका था चिकित्सा। ये चिकित्सक थे अर्थात डॉक्टर थे, जिसने 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना की यात्रा की। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पटना की यात्रा की। इसके समय 1670 से 1671 ईस्वी का भीषण अकाल पड़ा था तथा अनाज महंगे हो रहे थे। उस समय लोग भूखमरी से मर रहे थे। सूखा एकदम केवल हड्डी नजर आता था, मांस सड़ी पहले से भूखमरी से देख रखते हैं आप लोग फोटो में, है ना। इसने नगर की बनावट, रहन सहन, संगीतज्ञों, फकीरों की चर्चा की है, और इन्होंने यहाँ की रहन सहन, जो यहाँ की बनावट है, यहाँ की जो संगीत, फकीर इत्यादि का जो है चर्चा किया है। इसके बाद आता है टेवर्नियर जो है 1665 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ आते हैं, और यह एक फ्रांसीसी जो है फ्रांसीसी यात्री थे, है ना। ये फ्रांसीसी यात्री थे। इनके अनुसार पटना से भूटान, असम और त्रिपुरा आदि स्थानों से व्यापार होता था, है ना। इसने डच हॉलैंड व्यापारियों द्वारा सोरे के व्यापार किए जाने का उल्लेख किया है। डच के साथ हॉलैंड व्यापारी द्वारा जो है डच के साथ जो है सोरे का व्यापार किया जाता था, उसका उल्लेख इन्होंने
किया है। किसने? तो टेवर्नियर ने। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान और व्यापार का भी वर्णन किया है। इसके बाद आते हैं मुल्ला बहबहानी। मुल्ला बहबहानी 17वीं सदी में आते हैं, अंग्रेज के शासनकाल में। यह जो है सो ईरानी धर्माचार्य थे, जिसने 17वीं शताब्दी में कई बार बिहार की यात्रा की। 17वीं शताब्दी में कई बार बिहार की यात्रा की और इनका वृत्तांत है मीरतुल अहवाल। इन्होंने मुल्ला बहबहानी शाहजादा अजीम द्वारा पटना के जीर्णोद्धार एवं अजीमाबाद नाम रखे जाने की चर्चा की है। तो पटना का एक जो अजीमाबाद नाम रख दिया गया था, उसकी भी चर्चा की है। और जीर्णोद्धार मतलब जो उसका निर्माण बढ़िया से किया था, है ना। पटना नगर के व्यापार, शिल्प, उद्योग एवं धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक जीवन का जो विस्तार पूर्वक वर्णन किया। किसने किया? तो मुल्ला बहबहानी ने किया। किस मीरतुल अहवाल जो इसकी वृत्तांत है उसमें किया, है ना। जो पटना को जनतुल्य हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग कहा गया है, इसने पटना को भारत का स्वर्ग कहा। इसके बाद जो अंतिम यात्री आते हैं वो है बिशप हीवर। बिशप हीवर जो है सो 1824 ईस्वी में जो है सो अंग्रेज के शासनकाल में यहाँ आते हैं और यह अंग्रेजी पादरी था। पादरी कहते हैं जो उसकी जो क्रिश्चियन धर्म की जो होते हैं गुरु, जो चर्च में होते हैं उसको पादरी कहते हैं। तो यह अंग्रेजी पादरी था। इसने बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट के काल जो समय था 1823 से 1828 बिहार की यात्रा की। इस समय उन्होंने बिहार की यात्रा की थी। इसने राजमहल, भागलपुर, पटना, दानापुर आदि स्थानों में जैसे अपना निवास बनाया, वहां रहा था, वहां जैसे निवास किया तथा वहां के ईसाई निवासियों और अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपीय निवासियों को धार्मिक और सामाजिक जीवन का उल्लेख किया है। तो यहाँ जो ईसाई धर्म के लोग रहते थे, अंग्रेज रहते थे, यूरोपियन लोग रहते थे, जो यहाँ के धार्मिक और उसके सामाजिक जीवन जो था उसका उल्लेख इन्होंने किया। किसने? तो बिशप हीवर ने किया। तो ये था आपका जो सो बिहार का इतिहास में प्रमुख विदेशी यात्री, काल, समय और शासक। तो ये हो गया समाप्त। अब अगली कक्षा हम लोग करेंगे जो प्राचीन बिहार का इतिहास के लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते, धन्यवाद। मिलते अगले कक्षा में। कहिए प्रेम से निश्चित नारायण भगवान की जय। नारायण।